नमस्कार साथियों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी के कालजयी रचनाकार, इस श्रृंखला के अंतर्गत हम विभिन्न रचनाकारों के साहित्यिक अवदान पर और उनकी रचनाओं के महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत हमने आचार्य केशवदास पर व्याख्यानमाला प्रारंभ की है और इसके अंतर्गत हमने केशवदास का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक प्रदेय, उनकी सुप्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका, जो एक श्रेष्ठ प्रबंधात्मक रचना रही है, उस पर चर्चा की। उसके पश्चात केशवदास को रीतिकाल के आचार्यत्व की श्रेणी में गिना जाता है। उनके आचार्यत्व को लेकर विभिन्न विद्वानों के, आलोचकों के परस्पर भिन्न विचार रहे, जिस पर चर्चा हमने अपने पिछले व्याख्यान में की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उनकी काव्य शास्त्रीय एक रचना है कवि प्रिया, जिस पर चर्चा हम आज करेंगे। कवि प्रिया रचना का उद्देश्य क्या है, उसका मूल प्रयोजन क्या है, उसका वर्ण्य विषय क्या है, उसका क्या महत्व है, इन सब बिंदुओं को केंद्र में रखते हुए आज की हमारी चर्चा रहेगी। केशवदास मूलतः रीतिकाल के एक प्रख्यात कवि रहे हैं। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि थे, जिन्होंने प्रशस्तिपरक काव्यों की भी रचना की, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका आदि। अपने दार्शनिक ज्ञान का परिचय देते हुए उन्होंने विज्ञान गीता की रचना की, रूपक तत्व को केंद्र में रखते हुए। इसी तरह से महाकाव्यात्मक रचना उन्होंने राम काव्य परंपरा में एक अलग कलात्मकता का परिचय देते हुए रामचंद्रिका की रचना की। इसी के साथ साथ उन्होंने काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की भी रचना की और एक तरह से हम कहें तो काव्य शास्त्रीय रीति ग्रंथों के प्रणयन की परंपरा का जो सूत्रपात है वो आचार्य केशवदास द्वारा ही किया गया। उससे पूर्व संस्कृत साहित्य में एक समृद्ध परंपरा रही है काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की, जिसमें काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, अलंकार, रस, गुण, रीति, इन सब विषयों को केंद्र में रखते हुए पर्याप्त चर्चा, पर्याप्त संवाद हुआ है। वहाँ पर उन पर टीकाएं भी मिलती हैं, परंतु उसके पश्चात एक लंबे समय तक कोई भी काव्य शास्त्रीय रचना नहीं हुई। और फिर मध्यकाल में जब भक्ति काल अपने प्रचंड वेग में था, तो भक्ति की ही अविरल धारा प्रवाहित हो रही थी। तो उस भक्ति काल के अंतिम चरण में रीति ग्रंथों का भी प्रारंभ हुआ। सूरदास, जो स्वयं भक्ति काल के कवि थे, श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि थे, कृष्ण भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाया, तो उन्होंने साहित्य लहरी की रचना की, जो रीति शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। उसके पश्चात हम देखते हैं रहीम ने, फिर कृपाराम ने, अनेक अन्य कर्नेस आदि कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना की, परंतु एक व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप में रीति ग्रंथों की रचना का श्रेय केशवदास को जाता है, जिसके पश्चात पूरे रीति काल में हमें रीति ग्रंथों की एक परंपरा मिलती है, जो केशव से विशेष रूप से प्रभावित रहे। और इसीलिए केशवदास आचार्यत्व के गुणों से संपन्न रहे। अब यहाँ आचार्यत्व की बात जब हम करते हैं तो वह किसी शास्त्र के प्रणेता नहीं रहे, किसी नवीन सिद्धांत का प्रवर्तन उन्होंने नहीं किया, अपितु जो संस्कृत साहित्य में, संस्कृत में काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचना हुई, उनका गहन अध्ययन करके और उनके लक्षणों को, उनको भाषा में रूपांतरित भी किया, भाषा में प्रस्तुत किया। तो इसके लिए उनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं रही, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला। रसिक प्रिया पहली रचना है जो रस को केंद्र में रखते हुए नायिका भेद को केंद्र में लेकर रची गई। फिर कवि प्रिया अलंकार ग्रंथ है, जिसमें अलंकारों को विशेष रूप से केंद्र में रखा गया।
और छंदमाला में छंदों की बात की गई। छंदमाला तो हिंदी का पहला छंद को लेकर लिखा गया ग्रंथ है। छोटी सी रचना है पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से केशवदास ने काव्य शास्त्र संबंधी 3 ग्रंथों की रचना की। उसमें से जो कवि प्रिया है उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये ग्रंथ 16 प्रभाव में है। जिस प्रकार से कांड, प्रकाश आदि लिखा जाता है चैप्टराइजेशन को, अध्यायीकरण को, तो अध्याय के स्थान पर इन्होंने प्रभाव शब्द का प्रयोग किया है। तो 16 प्रभाव हैं और ये कवि पथ निर्देशिका है। जो कवि यशा प्रार्थी हैं, जो कविता के मार्ग पर चरण रख रहे हैं, कविता करना प्रारंभ कर रहे हैं, जिनको हम नवोदित कवि कह देते हैं, तो उनको कविता कैसे की जाए, कविता के वर्ण्य विषय क्या रहते हैं, छंद का ज्ञान देने के लिए, अलंकारों का ज्ञान देने के लिए, नायक नायिका विषय ज्ञान देने के लिए इन्होंने इस कवि प्रिया ग्रंथ की रचना की। और इस कवि प्रिया की रचना करके उन्होंने हिंदी साहित्य में एक नवीन परंपरा का सूत्रपात भी किया, क्योंकि इससे पूर्व पूरा साहित्य भक्तिमय था, जिसकी चर्चा अभी हमने की। और फिर भक्ति काल के अंत में जब काव्य राज दरबारों में लिखा जाने लगा, तो दरबारी वातावरण की वृत्ति को देखते हुए श्रृंगारिक काव्य की रचना की गई और दरबारों में अपनी कविता को एक पहचान देने के लिए कविता के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए जाने लगे। तो प्रत्येक, चाहे वो दरबारी कवि रहा या दरबार से बाहर स्वतंत्र रूप से कविता कर रहा है, तो वो कविता कैसे करे इसकी प्रेरणा देने के लिए कवि प्रिया की रचना की। और इसके पश्चात लक्षण ग्रंथों की रचना करने का, रीति ग्रंथों की रचना करने की एक परंपरा ही चल पड़ी। आगे चल कर के हम देखते हैं चिंतामणि, देव, मतीराम, भिखारी दास, दूल्हा आदि अनेक कवि हुए, जसवंत सिंह आदि कवि हुए, जिन्होंने फिर रीति ग्रंथों की, लक्षण ग्रंथों की रचना की। कवि प्रिया में लक्षण और उदाहरण शैली को अपनाया गया है। दोहा में लक्षण सारे लिखे गए और जब उस लक्षणों को घटित करने के लिए उदाहरण दिए गए, वो सवैया छंद में दिए गए हैं। जहाँ तक हम लक्षणों को देखते हैं तो वह अधिकांशतः संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथों पर ही आधारित है और उनके उदाहरण कवि की मौलिक प्रतिभा के परिचायक है। कवि की कलात्मकता, उनकी सरसता, उनके पांडित्य का परिचय देते हैं। तो इस तरह से लक्षण उदाहरण शैली में कवि प्रिया की रचना की। कवि केशवदास ने अपनी प्रत्येक रचना के प्रारंभ में उसका रचना काल अवश्य दिया है। कवि प्रिया का भी रचना काल वे देते हैं। प्रथम प्रभाव में ही कहते हैं, प्रगट पंचमी को भयो कवि प्रिया अवतार 1658 फागुन सुधी बुधवार। कि कब लिखी गई है? फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को बुधवार था और संवत विक्रमी संवत 1658 था। ये कवि प्रिया का रचना काल रहा है। अब कुछ विद्वान आलोचक ये कह देते हैं कि कवि प्रिया तो कोई मौलिक रचना नहीं है, अपितु ये तो संस्कृत काव्य शास्त्रों का ही अनुवाद मात्र है। पर वास्तव में उसको अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, आप उसका मूल्यांकन करते हैं, तो आप देखेंगे कि कवि प्रिया ना तो किसी संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद है और ना ही नितांत मौलिक रचना है। हम उसे पूरी तरह से मौलिक रचना भी नहीं कह सकते, क्योंकि लक्षण पूरे संस्कृत के हैं। अब जो अलंकारों के लक्षण केशवदास से पूर्व दंडी ने बताए, रुय्यक ने बताए, भामादि कवियों ने बताए, उन्हीं लक्षणों को केशव ने भी अपनाया, क्योंकि लक्षण तो वही थे। वहाँ उनकी मौलिकता नहीं कही जा सकती। कुछ एक नवीन परिवर्तन किए हैं, पर अधिकांशतः जो संस्कृत आचार्यों द्वारा लक्षण निर्मित किए गए थे,
उनको ही केशवदास ने अपना लिया। और उन लक्षणों को घटित करने के जो उदाहरण हैं वे केशवदास के मौलिक हैं, वे केशवदास की कलात्मक परिचायक हैं। तो इसीलिए कवि प्रिया को ना तो संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद कहा जा सकता है और ना ही नितांत मौलिक रचना कहा जा सकता है। मित्रों, अब हम बात करें कवि प्रिया के प्रयोजन की। रचना के पीछे कवि का मूल उद्देश्य क्या था, किस लिए उन्होंने इस रचना को किया। तो वे उसके द्वितीय प्रभाव में स्वयं ही स्पष्ट कर देते हैं कि समुझे बाल बाल कहू, वर्णन पंथ अगाध, कवि प्रिया केशव करी, क्षमियो कवि अपराध। कि उन्होंने बाल बालिकाओं के लिए, किशोर किशोरियों के लिए इस कवि प्रिया की रचना की है। और उसका वर्णन कैसे, काव्य शास्त्र का जो वर्णन है वे अगाध है, उसका पंथ अगाध है जिसके कोई अंत नहीं पाया जा सकता। जैसे अथाह समुद्र होता है उसी तरह से काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का जो पंथ है वह भी अगाध है। और कवि प्रिया की रचना केशव भाषा में करने जा रहे हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में उसका वर्णन करने जा रहे हैं। तो वह अपने अब इस अपराध के लिए क्षमा याचना भी करते हैं। क्षमियो कवि अपराध, कि जो पूर्व के कवि हुए हैं, जो काव्य शास्त्र के ज्ञाता हुए हैं, उनसे क्षमा याचना करते हुए मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। अलंकार कवितान के सुनी गुनी विविध प्रकार, कवि प्रिया केशव करी कविता को श्रृंगार। कि कविता के जो अलंकार है, कविता के जो भूषण हैं, वो अनेक प्रकार के सुने जाते हैं, उनको जाना जाता है। और ये सब कविता के श्रृंगार हैं, इनके बिना कविता कविता ही नहीं कहलाती। तो इस कविता के श्रृंगार रूप में कवि प्रिया केशव की रचना कर रहे हैं। कवि प्रिया में केशवदास स्वयं भी स्पष्ट करते हैं, वे ओरछा के राजा इंद्रजीत के दरबार में रहते थे, उनके दरबारी कवि थे, आश्रयदाता उनके इंद्रजीत थे। और इंद्रजीत के दरबार में ही एक प्रसिद्ध नर्तकी थी प्रवीण राय, जो राजा को प्रिय थी। और वह स्वयं वीणा वादन में निपुण थी, नृत्य गान आदि में निपुण थी, और कविता की रचना करने का उसका शौक था। तो उसको कविता के विषय में ज्ञान देने के लिए, सिखाने के लिए राजा इंद्रजीत सिंह ने केशवराज से बात की और राजकुमारों को भी कवि शिक्षा देने के लिए कहा। तो जब वे इन शिष्यों को और प्रवीण राय को कविता के विषय में शिक्षा दे रहे थे, तब उनके मन में एक विचार आता है कि अनेक नवोदित कवि हैं, कविता यशाप्रार्थी हैं, वो भी कविता के क्षेत्र में यश प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, परंतु संस्कृत का ज्ञान न होने के कारण वे काव्य शास्त्रीय नियमों से, सिद्धांतों से अपरिचित हैं। तो वे श्रेष्ठ कविता, उत्तम कविता कर सके तो इसके लिए उनको भी ज्ञान दिया जाना चाहिए। जो अपने सीमित साधनों के कारण इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, भाषा संस्कृत से अपरिचित होने के कारण वे इन नियमों को नहीं जान पा रहे हैं, तो ऐसे सामान्य कवियों को भी कविता की शिक्षा देने के लिए क्यों न एक रचना की जाए। और यही कहते हुए उन्होंने कवि प्रिया की रचना की। और कवि प्रिया को एक और कंठहार भी कहते हैं कि वे तो कवियों के कंठ का हार है, कवियों को उसे पूरी तरह से कंठस्थ कर लेना चाहिए। अगर वे श्रेष्ठ कवि बनना चाहते हैं, उत्तम कवि बनना चाहते हैं, तो उन्हें कवि प्रिया में जो सिद्धांत बताए गए हैं, जो काव्य दोषों के विषय में, अलंकारों आदि के विषय में बताया गया है, तो उसको तो पूरी तरह से हृदयंगम कर लेना चाहिए, कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो इस उद्देश्य से उन्होंने कवि प्रिया की रचना की।
और ये बहुत बड़ा कार्य किया केशवदास द्वारा। आगे आने वाले परवर्ती कवियों के लिए ये रचना एक आदर्श रूप में रही। अब हम देखते हैं कवि प्रिया के आधार ग्रंथ कौन से रहे, संस्कृत के वो कौन से रचनाएं रही जो इनकी उपजीव्य रही, जिनको केंद्र में रखते हुए इन्होंने कवि प्रिया की रचना की। कवि प्रिया मूलतः अलंकार से युक्त कविता है, रचना है, जिसमें अलंकारों को विशेष महत्व दिया गया है। तो जो संस्कृत के अलंकारवादी आचार्य थे उनकी रचनाओं को इन्होंने केंद्र उपजीव्य बनाया, जैसे दंडी का काव्यादर्श, केशव मिश्र का अलंकार शेखर, अमर कवि का काव्यकल्प लतावृत्ति, उज्ज्वल नीलमणि, कुछ भामा का काव्यादर्श का भी उन्होंने, काव्यालंकार का भी उन्होंने आधार माना है। इसके साथ ही अप्पय दीक्षित, कुवलयानंद आदि को या भानुदत्त की रस मंजरी को भी उपजीव्य रूप में स्वीकार किया है। तो ये तो इनके उपजीव्य ग्रंथ रहे। अब हम बात करते हैं मित्रों कवि प्रिया के वर्ण्य विषय को लेकर के, उसका मूल प्रतिपाद्य क्या है, किन विषयों पर उसने चर्चा की है। अभी बात की थी कि इसमें 16 प्रभाव है, कुल 16 प्रभाव है। उसके जो पहले 2 प्रभाव है, पहला और दूसरा प्रभाव, उसे हम भूमिका कह सकते हैं, इस रचना की भूमिका कह सकते हैं। उसमें उन्होंने सर्वप्रथम इसका रचना काल दिया, फिर अपने आश्रयदाता का परिचय प्रस्तुत करते हैं। आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह से लेकर और फिर किस तरह से वो वंश परंपरा रही है उसका पूरा विस्तार से वर्णन करते हैं। तत्पश्चात कवि अपने वंश का परिचय देते हैं, उनके वंश में कौन प्रारंभ में थे, उनके पिता, अपने भाई, उनके पिता के पिता, और फिर अपने विषय में वो पूरा कवि परिचय, पूरा वंश परिचय प्रस्तुत करते हैं। फिर तीसरा प्रभाव और चौथा प्रभाव, इन दोनों को हम प्रस्तावना कह सकते हैं। तीसरे प्रभाव में कवि ने काव्य के दोषों का सोदाहरण निरूपण किया है। काव्य में कौन कौन से दोष होते हैं उसकी विस्तार से चर्चा की है, उसका उदाहरण भी दिए हैं। और चौथे प्रभाव में कवि भेद वर्णन, कवि कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या भेद होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। फिर कवि रीति का वर्णन किया है। 16 श्रृंगार साधनों के नाम दिए, जो 16 श्रृंगार की बात की जाती है नायिकाओं के संदर्भ में, तो कौन कौन से 16 श्रृंगार के साधन हैं उनकी पूरी नामावली प्रस्तुत करते हैं। फिर 5वें प्रभाव से लेकर 16वें प्रभाव तक पूर्णतया इस रचना में अलंकारों का वर्णन मिलता है। विभिन्न अलंकार, अलंकारों की लक्षण, उनके उदाहरण, अलंकारों के भेद, उपभेद, उनके उदाहरण, इन सब का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसीलिए केशव को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है। यद्यपि उन्होंने रसिक प्रिया की रचना पहले की, कि कवि प्रिया से पहले वे रसिक प्रिया की रचना करते हैं और उसमें रस का, नायिका भेद आदि का वर्णन प्रस्तुत करते हैं, परंतु उनकी रुचि अलंकार में अधिक रही और इसीलिए उन्होंने कवि प्रिया की रचना की और अलंकारों को अधिक महत्व दिया। अलंकारों को उन्होंने काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया। फिर सर्वप्रथम तो वे काव्य दोषों का निरूपण करते हैं, क्योंकि कवि शिक्षा देने के लिए, कवियों को शिक्षा देने के लिए इस रचना की रचना हुई है, इसकी सर्जना हुई है। तो काव्य दोष क्या होते हैं इसके बारे में वे प्रारंभ में ही बता देते हैं और दोषों को वो 3 वर्गों में विभाजित करते हैं: विशेष दोष, सामान्य दोष तथा रस दोष। अब विशेष दोष कौन से हैं उसके लिए वे कहते हैं अंध बधिर अरु पंगु तजी, नगन मृतक मति शुद्ध, अंध विरोधी पंथ को बधिर जो शब्द विरुद्ध, छंद विरोधी पंग सुनी गुनी, लगन जो विभूषणहीन, मृतक कहावे अर्थ बिन, केशव सुनहु प्रवीण। देखिए अंतिम पंक्ति में, अंतिम चरण में वे कहते हैं केशव सुनहु प्रवीण, कि हे प्रवीण राय सुनो, क्योंकि प्रवीण राय को वो
कविता की शिक्षा दे रहे हैं राजा के आदेश के अनुसार। तो प्रवीण राय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनो, काव्य के दोष कौन कौन से होते हैं। तो जिस तरह से शरीर में, मानव शरीर में अंधा, बहरा और लंगड़ा और नग्न मृतक अवस्थाएं होती हैं, विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, शारीरिक दोष होते हैं, उसी तरह से कविता के क्षेत्र में भी ये 5 दोष वे स्वीकार करते हैं। सबसे पहला दोष है अंधा होना। अब ये अंधत्व कविता के संदर्भ में क्या है? जो काव्य शास्त्रीय परंपरा चली आ रही है, जो पंथ चला आ रहा है, उस पंथ का अनुपालन ना करके उसके विरुद्ध आचरण करना, ये अंधत्व दोष है। काव्य शास्त्र में रीति को, वृत्तियों को, अलंकारों को, रस आदि के विषय में, नायक नायिका आदि के विषय में जो बताया गया है, जो सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, उनका अनुपालन ना करना अंधत्व दोष है। बधिर जो शब्द विरुद्ध, और बधिर कौन है, बहरा कौन है? जो शब्द के विरुद्ध विपरीत शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे श्रृंगार रस में माधुर्य गुण का प्रयोग होना चाहिए, प्रसाद गुण का प्रयोग होना चाहिए, इनका ना करके वे ओज गुण आदि का प्रयोग करता है, कठोर वर्णों का प्रयोग करता है, तो वे विरुद्ध शब्द हैं। तो हर काव्य दोष के उन्होंने उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। किस तरह से काव्य परंपरा का विरोध होकर के अंधत्व दोष हुआ, तो उसका उदाहरण। किस तरह से विपरीत शब्द का प्रयोग किया गया तो वो काव्य दोष बना, तो बधिरत्व दोष का उदाहरण दिया है। इसी तरह से छंद विरोधी पंगु गुनी। अब कविता में छंद का विशेष महत्व है। वर्तमान में हम देखते हैं आधुनिक काल में कविता छंदों के बंधन से मुक्त हो चुकी है। निराला ने ही सर्वप्रथम मुक्त छंद की परिकल्पना की और छंदों के बंधन का विरोध किया। परंतु रीति काल तक कविता में छंदों का होना एक अनिवार्य गुण था, और छंद से विरुद्ध अगर कविता है तो वो कविता ही नहीं मानी जाती थी। तो छंद विरोधी पंगु, उसे पंगु माना जाए, विकलांग माना जाए। नगन जो भूषणहीन, और जो कविता भूषण से रहित, भूषण मतलब कविता के उपादान या भूषण अलंकारों की बात की जा रही है, रस की बात की जा रही है कि रस अलंकार से रहित जो कविता है वह कविता नग्न कही जाती है। और फिर आगे बढ़ कर के फिर नेक्स्ट क्या कह देते हैं, मृतक कहावे अर्थ बिन, कि अगर उस कविता का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अगर वे अर्थहीन है, तो उसको मृतक कहा जा सकता है। तो इस तरह से उन्होंने कविता के 5 विशेष दोष माने, और फिर इसके आगे अपार्थ आदि सामान्य 5 दोषों की भी चर्चा वे करते हैं। तो कुल 10 दोषों को वे गिनवाते हैं सामान्य, और फिर उसके बाद रस दोषों की चर्चा करते हैं। तो ये जो विशेष दोष हैं ये कवि प्रिया के महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि इनकी चर्चा इससे पूर्व दंडी भी कर चुके हुए हैं, दंडी से और अमर कवि ने भी की है। तो उनसे प्रेरणा लेते हुए केशवदास भी काव्य के ये 5 मुख्य दोषों की चर्चा करते हैं। फिर इसके पश्चात वो कवियों के भेदों की चर्चा करते हैं। कवि कितने प्रकार के होते हैं, तो उन्होंने 3 प्रकार के कवि माने हैं, उत्तम कवि, मध्यम कवि और अधम कवि। फिर उनकी परिभाषा भी दी है कि उत्तम, मध्यम, अधम कवि उत्तम हरिरस लीन, मध्यम मानत मानुषनी, दोषनी अधम प्रवीण। कि जो उत्तम कवि है वह हरि के रस में लीन रहता है, परमार्थ परक काव्य की रचना करता है। उसकी रचना का मूल उद्देश्य पारलौकिक सत्ता के विषय में जानना है, जो पूरा हमारा भक्तिकालीन काव्य है। मध्यम मानत मानुषनी, और जो मध्यम वर्ग का कवि है, मध्यम कवि है, वो मानव चरित्र को लेकर, मनुष्य के गुण दोषों को लेकर ऐहिक जगत से संबंधित कविता करता है, तो वो मानव जीवन का कवि कहलाता है। और अधम कवि जो दोषपूर्ण कवि कर्म में रत है,
तो उसको अधम कवि कहते हैं। तो जो परमार्थ की चिंता करते हुए पारलौकिक जीवन के विषय में कविता की रचना करता है वह उत्तम कवि है, उसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और जो केवल ऐहिक जगत की कविता करता है, मानवों के गुण दोषों के विषय में चर्चा करता है, वे मध्यम कवि। और जिसकी कविता में दोष है, जो छंद रहित है, अलंकार जन्य दोष हैं, रस जन्य दोष हैं, तो वह कविता अधम कविता मानी जाती है। तो इस तरह से केशव ने कवि प्रिया में एक और काव्य दोषों की चर्चा की। इसी तरह से रसिक प्रिया में उन्होंने रस दोषों की भी चर्चा की है। यहाँ वे काव्य दोषों की चर्चा करते हैं। और कवियों के भी कौन कौन से वर्ग हैं, तो जो कवि नई कविता करने में प्रेरित हो रहे हैं, कविता के क्षेत्र में जो अपना चरण रख रहे हैं, उनको बताते हैं कि कवि किस प्रकार के होते हैं। तो वे किस प्रकार की कविता करके अधम कवि, मध्यम कवि या उत्तम कवि बन सकते हैं। तो इस तरह से कवि प्रिया में प्रस्तावना के रूप में उन्होंने काव्य दोषों पर और कवियों के भेदों पर चर्चा की। इसी चर्चा को हम अपने अगले व्याख्यान में आगे बढ़ाएंगे। अभी इस अल्प विराम लेते हैं। धन्यवाद।